A long solenoid is formed by winding 20 turns per centimeter, means centimeter inverse. So what current is necessary to produce a magnetic field of 20 milli Tesla inside the solenoid. ठीक है, तो आपको करंट फाइंड करना है भैया। और सोलिनॉइड के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी तुम्हें पता है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें हैं, A long solenoid is formed by winding 20 turns per centimeter. 20 turns per centimeter, यहाँ पे जो n होता है, n is number of turns per unit length। इसका मतलब कि n की जो वैल्यू है ये है number of turns per unit length। और करंट आपको फाइंड करना है, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है, वो भी किस में दिया है, मिली टेस्ला, 20 मिली टेस्ला। मिली को अगर हम चेंज करते हैं किसी पूरी बड़ी यूनिट में, तो हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 10⁻³ ठीक। तो फॉर्मूला तो आ गया, आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है। क्वेश्चन का स्टार्टिंग में यही है, ऊपर वाला वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसे टॉरेट। तो इससे पहले मैंने कहा तब तक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्या कि एक लॉन्ग सोलिनॉइड है और वो फॉर्म्ड है 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कहाँ पे, बाय वाइंडिंग, वाइंड करा हुआ है 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो व्हाट करंट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको आई फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है आपको। और आपके पास बी भी दिया है 20 मिली टेस्ला। मिली को चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 10⁻³ तो चलो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चंस में। बी कितना है आपके पास दे रखा, आपके पास बी की वैल्यू है 20 मिली टेस्ला। तो 20 मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू कोई बताएगा मुझे, अरे कोई बताएगा, अरे देवी सज्जनों कोई बताओ मुझे म्यू नॉट की वैल्यू। अरे म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और रख लीजिए टेस्ला मिली एम्पेयर मीटर एम्पेयर्स। और एन की वैल्यू, एन है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर
20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर इनवर्स हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा आपके पास आई सार के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो देख रहे हो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्योंकि आपके पास दिया है 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, आपके पास क्या दिया हुआ था, आपके पास दिया हुआ था 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये तो है ना। और 1 सेंटीमीटर को हम चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 20/10 की पावर -2 मीटर। तो ये वैल्यू ऊपर चल जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 20 × 10 की पावर 2 मीटर इनवर्स। समझ गए? अरे समझ में आया? ये इसको सॉल्व करके आए 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर को। चलिए अब जल्दी से फटाफट से सॉल्व करिए इसको। तो हमारे पास आई की फॉर्म में आंसर निकालिए। आई कितना आ रहा है आंसर, पाई की वैल्यू रख लो, ठीक है। यहाँ से 20 × 10 की पावर 2, ये ये इसके अपन में जाएगा ना, आप इसको ऐसे रहने दीजिए फिलहाल। ये आपका 20 ही है, 20 × 10 की पावर -3, और आप इसे इंटू आई, ठीक है, ये रहने दीजिए इतना। अगली लाइन में आई इक्वल टू कर दीजिए 20 × 10 की पावर -3 अपॉन में ये वैल्यू को लेके चल जाइए। अब थोड़ा सॉल्व कर दीजिए इसको, है ना। 20 से 20 कैंसिल, 10 की पावर -5, 10 की पावर -3 ऊपर लेके चल जाइए, आपके पास कुछ वैल्यू बच जाएगी भैया। देखो सॉल्व करके, अपॉन में 4 4 16, ठीक है, नीचे अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड दे दो इससे, और फिर क्या आती है वैल्यू देखो, पॉइंट हटा दो, 2 0 बढ़ा दो ऊपर, हंड्रेड में डिवाइड दे दो इसका, कितना 7.96, ठीक है, लगभग 7.96 मतलब 8.0, ठीक है, एम्पेयर। सब सॉल्व करके इतना आ जाएगा 8.0 एम्पेयर। तो कुछ नहीं था, क्वेश्चंस क्या था, बहुत सिंपल था कि एक लॉन्ग सोलिनॉइड है और उसमें क्या है 20 नंबर ऑफ टर्न्स है पर सेंटीमीटर, और आपको करंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था 20 मिली टेस्ला इनसाइड द सोलिनॉइड, तो आपको फाइंड करना है। तो क्लियर है? ये था आपका आई। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब हम बात करते हैं उस वाले नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है टोरॉइड। क्या नाम है उसका? उस टॉपिक का आपका नाम है टोरॉइड, जो कि आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड। देखो टोरॉइड सिंपल से है क्या, टोरॉइड कुछ नहीं है, सोलिनॉइड को एक सर्कुलर
शेप में बैंड कर दें अगर, ठीक है, ये जो लॉन्ग सोलेनॉइड थी उसको बैंड कर दें, ये तो बन जाएगी टॉरिड। और वही फिर से वायर्स, ये हो गया। और ये आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और कि इसके इनसाइड में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो आप, यहाँ पे पी पॉइंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। तो इसको सेंटर मान लो, इसको ओ, तो ये बन गया भैया टोरॉइड। तो टोरॉइड है क्या, सिंपल से अगर हम क्या करेंगे, लॉन्ग सोलेनॉइड को बेंड कर देंगे एक सर्कुलर शेप में, तो आपके बन जाएगी टोरॉइड। और टोरॉइड्स में क्या होता है, ये कैसा एक नॉन कंडक्टिंग रिंग होती है ये, ठीक है, कंडक्टिंग रिंग नहीं होती है, नॉन कंडक्टिंग। बस इसमें कंडक्टिंग क्या है, ये वायर कंडक्टिंग है, ये जो वायर है ये कंडक्टिंग वायर है। और इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे आई करंट इसमें फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, एम्पियर्स लॉ के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्या यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे ये एक एम्पीरियन लूप है या नहीं, तो हाँ ना बोलो। तो इसके लिए थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि ये है क्या। इफ a solenoid is bent in a circular shape, if a solenoid is bent in a circular shape, ठीक है, सर्कुलर शेप में इसको बेंड कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, and the ends are joined, we get a toroid. We get a toroid. Alternatively, one can start with a non-conducting ring, and find a conducting wire. Find a conducting wire closely
on it. और जो the magnetic field in such a toroid can be obtained by using Ampere's लॉ. ठीक है, जैसे हमने कहा भी कि ये नॉन कंडक्टिंग रिंग होती है और इसमें जो वायर होती है वो कंडक्टिंग होती है और इसको विंड करी, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है टॉरॉइड्स का उसको हम एम्पेयर्स लॉ के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. और एम्पेयर्स लॉ है क्या हमारे पास? एम्पेयर्स लॉ क्या है? क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई. लेकिन अगर हम क्या यहाँ पे इसको एम्पेरियन लूप कह सकते हैं, जो हमने पहले भी क्वेश्चंस पूछा था? हाँ कह सकते हैं. बिकॉज क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एवरीवेयर वो कैसा होगा? टेंजेंशियल. और हमने एक कंडीशंस बताई थी वहाँ पे एम्पेरियन लूप की, कि अगर फील्ड क्या होगा? नॉर्मल होगा, टेंजेंशियल होगा, वैनिस करेगा, तो वो हमेशा एम्पेरियन लूप बनाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द फील्ड इज एवरीवेयर tangential to the circle. Thus, अब आप लगा लो एम्पेयर सर्कुलर लॉ. क्लोज इंटीग्रल b इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल को आप रहने भी दो या हटा भी सकते हो. क्लोज इंटीग्रल b इंटू डी एल हो जाएगा, क्योंकि इसको बी डी एल कॉस थीटा ओपन करेंगे. तो यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट में, तो अगर इस छोटा सा पार्ट हमने लिया है डी एल, तो ये भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड और ये डी एल दोनों सेम एक ही डायरेक्शंस में होंगे. यहाँ पे डी एल छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे कंपोनेंट लेंथ एलिमेंट, और ये बी पार्ट भी यहीं होगा, इस वजह से तो b इंटू डी एल आ जाएगा. और यहाँ पर क्योंकि देखिए ये क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे अब सर्कमफेरेंस कितना जाएगा इसका? b बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल कर लो, तो ये कितना जाएगा? p इंटू 2πr, क्योंकि r रेडियस है. ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो. अब सपोज इस पूरे टॉरॉइड्स में जो ये टर्न्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हो. ठीक है, पर यूनिट लेंथ. हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? इधर ये लिख लिया है ना यहाँ तक. तो देखो, इफ पूरे किसमें? टॉरॉइड्स में. टॉरॉइड्स में क्या है? ये वाले टर्न्स, ये 1 2 3 ऐसे की नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता ही नहीं है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है. तो आप उन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को क्या मान लो? कैपिटल एन. इफ द टोटल number of turns is capital N, the current crossing the area bounded
by bounded by the circle is। तो आई करंट फ्लो हो रही है इस पूरे सर्कल में, तो क्या हो जाएगा एरिया इसका कैपिटल एन और आई। आई इज अ करंट, एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर आई क्या है, वेयर आई इज द current, where I is the current in the toroid। करंट इन द टोरॉइड। तो आप अब यहाँ पे यूज कर लो यूजिंग एम्पियर्स लॉ ऑन दिस सर्कल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोई मुझे बताएगा, हाँ ना बोलो, क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और क्या होगा एन आई। समझ रहे हो ना, एन क्यों आया, एन इज ए नंबर ऑफ टर्न्स, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई आर इंटू वी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बी इज इक्वल टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये आ जाएगा टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ये आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अरे कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो। तो बहुत सिंपल था टॉरॉइड्स के लिए फॉर्मूला फाइंड करना। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एम सी जी। ठीक है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। अब तुम्हें पता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर्स में गैल्वेनोमीटर करता क्या, गैल्वेनोमीटर के बारे में हम इसकी प्रिंसिपल्स को पढ़ चुके हैं, गैल्वेनोमीटर को भी पढ़ चुके हैं कि जब हमने ब्रिटिशस्टोन की बात बारे में पढ़ा था, है ना, कि किस तरह से उसमें डिफ्लेक्शंस आता है, करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर्स में जो मूविंग कोयल होती है वो किस तरह से वर्क करती है, और फिर किस तरह से गैल्वेनोमीटर्स करंट के डायरेक्शंस को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, क्या क्या इसकी सेंसिटिविटी होती है, सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता है क्या है, क्या क्या कंसिस्ट करता है, और किस तरह से ये परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में सॉफ्ट आयरन कोयल रखी हुई होती है, सब कुछ। तो द गैल्वेनोमीटर the galvanometer consists the galvanometer consists of a coil with many turns, with
many turns, free to rotate about a fixed axis in a uniform radial magnetic field. Radial magnetic field, ठीक है. और there is a cylindrical soft iron core which not only makes the field radial but also increase the strength of magnetic field. ये तो उसको सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोल जो है वो रेडियली नहीं करती उसको, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है वहां पे, बट आल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ किसकी, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है. और जैसे ही इस पे कोई करंट फ्लो होती है तो एक टॉर्क एक्ट करता है इसमें. टॉर्क क्यों हम जानते हैं ना, टाउ. when a current flow through the coil, a torque acts on it. और ये टॉर्क होता क्या है, द टॉर्क इज, क्या होता है भैया टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू की वैल्यू क्या होती है, एन आई ए क्रॉस बी. ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी. एन आई को हम कैपिटल एम भी लिखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट या म्यू, वेयर आप इनके बारे में लिख लीजिए कि यहाँ पे एन क्या है. एन इज नंबर ऑफ टर्न्स. I is current in the coil. और कैपिटल ए, ये क्या है, एरिया, जहां पे हमारे क्या है, कोयल सॉफ्ट आयरन कोर रखी है. एरिया वेक्टर ऑफ द कोयल. एंड बी तो आप जानते ही. मैग्नेटिक फील्ड एट दी, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसकी वजह से, किसकी वजह से,
जब हम क्या करेंगे, इसमें कोई आई करंट फ्लो करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। कैपिटल बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट द साइट ऑफ द कॉइल। तो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, आपकी जो कॉइल होती है वो इस तरह से होती है। ये और इसमें ये परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं। परमानेंट समझते हो ना, एन और ये एस, ठीक है। और बीच में ये जो है ये है आपके सॉफ्ट आयरन कोर। ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है, वायर के नंबर ऑफ टर्न्स। और ये एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये एस की तरफ जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब आई करंट उसमें फ्लो होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहले से ही है, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा यहाँ इसमें, क्योंकि कौन सा एक टॉर्क एक्ट करेगा, कौन सा टॉर्क, ये टाउ। टाउ इक्वल्स टू स्मॉल एन आई एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या यहाँ तक समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो। जब इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होती है तो उसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या करने लग जाती है, ट्विस्ट करती है ये कॉइल यही, ठीक। और कॉइल ट्विस्ट करती है और डिटेक्ट करने की कोशिश करती है कि करंट्स किस डायरेक्शन से आया है, ठीक है। तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। अब वो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो होता है के फाइव। क्या होता है, के फाइव इज रिस्टोरिंग टॉर्क। वो क्या करता है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करता है, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, इसका वर्क क्या है, मेक इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्योंकि जब अगर ये कोयल इस तरह से रोटेट करेगी, कोयल घूमने लग जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटा भी देंगे तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पहले मौजूद है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कोयल अपनी ही एक्सिस में रोटेट करती रहेगी। पर लेकिन अगर हमें नहीं चाहिए कि वहां पर रोटेट ना करे तो क्या करेगा, ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये इसके एक्चुअल टॉर्क को क्या करेगा, रिस्टोर मीन्स बैलेंस कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। किसको, ये वाला NIAV, इसके ठीक इक्वल और अपोजिट लगेगा ये। अगर रोटेट कर रही है इस तरह से कोयल तो ये क्या लगेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, K5। ये कैसा होता है, इक्वल और अपोजिट। तो देन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, पोजीशन है, उसकी केस में क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग
टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू NIAB के बराबर हो जाएगा। और ये कितना है? K5। वेयर इज K आपका क्या है? ये कांस्टेंट है, सस्पेंशन कांस्टेंट, या इसको हमें बोलते हैं टॉरिजिनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? टॉरिजिनल, टॉरिजिनल। टॉरिजिनल कांस्टेंट कि डायरेक्टली अगर टाउ जो होगा वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई के। फाई इज कौन सा कांस्टेंट है ये डिफ्लेक्शन। फाई इज अ डिफ्लेक्शन कांस्टेंट, जो कि डिफ्लेक्शन होता है किसमें? कोल्स में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? NIAB। और यहां से आप इस डिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। फाई इक्वल्स टू NIAB अपॉन की फाई। वेयर फाई इज इक्वल टू, फाई क्या बोला हमने? डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन है जिससे ये जो सस्पेंडेड कोयल है वो क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी। फाई इज अ डिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और फाई इज इक्वल टू NIAB अपॉन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NAB और K ये पूरा वैल्यू क्या है आपके पास? कांस्टेंट। NAB और K ये कांस्टेंट है। तो अब देख रहे हो कि डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर गया? आई पे। डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर गया? आई पे। और हमारा गैल्वेनोमीटर करता भी क्या है? करंट की डायरेक्शंस को डिटेक्ट करता है। ये सारा कुछ प्रोसेस गैल्वेनोमीटर्स के इनसाइड हो रहा है। और वो हम आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी बता दिया कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है, एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड्स पता है, के आपको ओरिजिनल कांस्टेंट पता है, तो आप क्या कर सकते हो? डिफ्लेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं करंट के बेसिस पे। तो हम एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं, हेंस द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। करंट क्या है? द करंट इज proportional to the deflection. Current is proportional to the deflection. The constant, कौन सा कांस्टेंट? ये जो कांस्टेंट हमने ब्रैकेट में रखा है ये पूरा कांस्टेंट टर्म्स NAB अपॉन K is called galvanometer constant. गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये जो पूरा कांस्टेंट वैल्यू है इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और एंड may be found by passing unknown current। ठीक है, जैसे हमने बोला कि अगर करंट पे डिपेंड करेगा करंट कितना पास हो रही है, और ये फिर मेजरिंग द डिफ्लेक्शन डेटा एंड पुटिंग दिस वैल्यू इज द क्वेश्चन। और हम इसमें फिर ये फाई वगैरह फाइंड कर देते हैं और फिर डिफ्लेक्शन का हमें पता लग जाता है। तो NAB अपॉन K को हम क्या लिख कहते हैं?
गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। और ये वैल्यू अगर हमें पता है तो हम डायरेक्टली डिफ्लेक्शंस फाइंड कर सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर्स में। तो समझ में आया गैल्वेनोमीटर्स किस तरह से डिटेक्ट करता है, क्या उसमें टॉर्क्स होते हैं, टॉर्क होता है, कौन कौन से टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क और एक्चुअल्स में मैग्नेटिक फील्ड्स में जो एक्ट करता है टॉर्क जब करंट पासिंग थ्रू इन अ सॉफ्ट आयरन कॉइल, ठीक है। तो उनके बीच में ये रिलेशंस आ गया और इस तरह से हम डिफ्लेक्शंस और करंट के बीच में भी एक रिलेशंस फाइंड कर लेते हैं और इसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि करंट किस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर्स का ये वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सभी है। इसमें एक वर्ड आता है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, देखो सेंसिटिविटी क्या होता है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट है या जो गैल्वेनोमीटर है वो कितना सेंसिटिव है छोटी से छोटी डिफ्लेक्शंस को भी आइडेंटिफाई करने में। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सेंसिटिविटी होती क्या है गैल्वेनोमीटर्स की। द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज the sensitivity of a moving coil, the sensitivity of a moving coil galvanometer is defined as phi upon I। यही phi upon I, ये इसकी सेंसिटिविटी है phi upon I। तो देख लो phi upon I क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन phi upon I is equal to NAB upon K। This is the sensitivity of the galvanometer, ठीक है। और अगर सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा लार्ज होगी, ये देखो सेंसिटिविटी अगर जितनी ज़्यादा लार्ज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा उतना। सेंसिटिविटी अगर लार्ज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बताओ भैया। अगर फाई अपॉन आई की वैल्यू लार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड भी लार्ज होगा ना, समझ रहे हो। और सॉफ्ट कोर की प्रेजेंस में क्या होगा, सॉफ्ट कोर के प्रेजेंस में तो पहले इस लाइन को लिख लेते हैं कि फॉर लार्ज सेंसिटिविटी, फॉर लार्ज सेंसिटिविटी the magnetic field, the magnetic field the magnetic field capital B should be large। The magnetic field capital B should be large, ठीक है। तो ये है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आगे हम इसमें एक और पॉइंट जो पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है वो है शंट। क्योंकि जनरली अगर हम जो गैल्वेनोमीटर्स हैं उनको उसमें हम क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ वे हैं वैसे यूज करने के, बहुत सारे तरीके हैं, पर लेकिन इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो क्या जाता है किसको, करंट को डिटेक्ट करने में, किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने में, ठीक है। और क्या क्या यूज है बताइए जरा गैल्वेनोमीटर के, बता सकते हो। चलो सबसे पहला है कि द गैल्वेनोमीटर कैन यूज the galvanometer can be used in a
किसमें? इन अ डिटेक्ट टू चेक if a current is flowing in the circuit. ठीक है, अगर कोई करंट फ्लो हो रही हो किसी भी सर्किट्स में। दूसरा इसका यूज है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज याद होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट, यहाँ पे हम न्यूट्रल पोजीशन फाइंड करते थे, याद आ रहा है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस थे इसके गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? किसी भी सर्किट में करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करने में, और व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर को कब एक एमीटर की तरह यूज नहीं किया जा सकता, मतलब करंट को मेजरमेंट करने के लिए। वो क्यों? पे क्वेश्चंस लिखते हैं यहाँ पे। Why galvanometer cannot use as an ammeter to measure वैल्यू फाइंड करने में कि कितना करंट आ रहा है। ये तो डिटेक्ट तो कर लेता है, लेकिन करंट को क्यों मेजर नहीं कर पाता? तो इसके पीछे दिस इज फॉर 2 रीजंस। इसके पीछे 2 रीजन है। ये आप देख सकते हैं क्यों। अभी भी हमने एक रीजन अभी भी पढ़ा। सबसे पहला, जो गैल्वेनोमीटर होता है वेरी सेंसिटिव डिवाइस है। कैसा है? वेरी सेंसिटिव डिवाइस। Galvanometer is a very sensitive galvanometer is a very sensitive device. It gives because it gives a full scale deflection for a current. For a current of the order of माइक्रोएम्पियर। इतना यूज होने की वजह से कि ये वेरी सेंसिटिव डिवाइस है। और वेरी सेंसिटिव डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, ये देता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर करंट थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ा सा भी चेंज हो रही है, तो ये पूरा क्या होगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। इसकी पूरी जो नीडल होगी वो पूरी रोटेट हो जाएगी। अब आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे कि करंट क्या आ रही होगी उस टाइम। समझ रहे हो? इसका ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, इस वजह से हम इसको। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, अगर मेजर करते भी हैं करंट की, हम मान लेते हम करंट मेजर करने लगे गैल्वेनोमीटर से, तो इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। लार्ज वजह से क्या होगा, ये करंट की वैल्यू को चेंज कर देगा। एक्चुअल में जो करंट आ रही होगी सर्किट में,
इसके हाई रेजिस्टेंस की वजह से हम एक्चुअल करंट को मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास डिफ़िकल्टीज आती हैं जब हम गैल्वेनोमीटर्स को अगर एमीटर की तरह यूज़ करना। तो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस डिफ़िकल्टीज को रिमूव किया जा सकता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब शंट अटैच कर देते हैं इसके साथ, तब हम गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो हम अगले टर्न में हम उसे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक आज हमने पढ़ा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर्स, तो बहुत समझ